आपके लिए जो हम टेस्ट सीरीज ला रहे हैं उसके अगला प्रश्न पत्र है। ये आपका उत्तराखंड के जो आपके परीक्षाएं होनी हैं, आगामी परीक्षाएं, उनको ध्यान में रखते हुए खासकर जो आपका लोक सेवा आयोग है यूकेपीएससी, उसके फॉर्मेट पर बनाई गई है। उसी पर हम प्रश्न बना रहे हैं। ये जीएस का है, इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, जनरल साइंस और कंप्यूटर, और उसके अलावा आपका रीजनिंग को सम्मिलित किया गया है। तो ये जो आपका प्रश्न पत्र है ये तो हम रोज ला ही रहे हैं। कल हमने अपनी जो ऐप है संजय देव क्लासेस एसएस स्टडी का, उसमें हमने आपका कल से पेपर भी डाल दिया है, जो मैंने बताया था पेड वाला। बहुत सारे बच्चों को उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर दूं कि वो वन टाइम फीस है 150 रुपये। उसमें आपका समीक्षा अधिकारी प्री जो 17 दिसंबर को होना है, तब तक आपके 20 से अधिक आपके उसमें हम पेपर सेट डालेंगे 150 नंबर के, उसी सिलेबस पर आधारित। या जो आपका ईओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं, क्योंकि 100 नंबर का उसमें कॉमन चीजें हैं, तो उनका भी काम चल जाएगा। या अदर तैयारी कर रहे हैं जिनमें रीजनिंग भी आती है, वो भी ले सकते हैं। सभी के लिए उपयोगी है, लेकिन विशेष तौर पर वो आपका आरओ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उसकी फॉर्मेटिंग इस तरीके से की गई है। तो वहां आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आप 3 अटेम्प्ट हमने रखे हैं, क्योंकि ज्यादा अटेम्प्ट रखना पॉसिबल वैसे तो है, हम उसमें 10 भी रख ले, लेकिन करोगे क्या। आप पहला अटेम्प्ट दीजिए, उसमें आपका जो रियल परफॉर्मेंस है वो पता चल जाएगा। आप कुछ दिनों पढ़ने के बाद फिर दूसरा वो दीजिए, और कुछ दिनों पढ़ने के बाद तीसरा अटेम्प्ट दीजिए, उससे आपकी परफॉर्मेंस चेक हो जाएगी। उसके साथ साथ इसके पेपर की वैलिडिटी आपका 3 महीने रखी है हमने। जो पेपर हम डालेंगे वो 3 महीने तक आप कभी भी देख सकते हैं, तो उसमें आपका कोई ऐसा इश्यू नहीं है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम करेंगे। बहुत सारे लोगों के उसमें पेमेंट को लेकर के इश्यू आ रहे हैं, तो पेमेंट को लेकर के जो इश्यू है उसमें आप अपनी सेटिंग में जाकर के कुछ चीजें ऑन करने के लिए बोल रहा है, वो आप ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि वो अलाउ मांगता है आपसे। अगर चीजों को अलाउ कर दोगे तो वो आपको ले जाएगा, तो पेमेंट हो जाएगी और उसके बाद आपका प्रश्न पत्र खुल जाएगा। और जो टेक्निकल दिक्कतें हैं उनको लेकर के हम इसमें अपना जो नंबर है, जो आपके कमेंट बॉक्स है वीडियो, उसमें हम नंबर डाल देंगे। टेक्निकल कोई इश्यू होगा तो आप फोन में उस नंबर पर कंसर्न कर लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। 150 नंबर का बहुत शानदार पेपर है। इसे करने के बाद आपको बहुत अधिक हेल्प मिल जाएगी, जो समीक्षा अधिकारी प्री का और मेंस का जो आपका जो समीक्षा अधिकारी का जीएस वाला पेपर होगा उसमें, तो उसी को आपका हमने ध्यान में रखते हुए बनाया है। बहुत ही शानदार पेपर है। सारे मतलब आपका बच्चे जिन्होंने भी वो अटेम्प्ट करा है उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया हुआ है। आप भी इसे जरूर अटेम्प्ट करिए। और बहुत ज्यादा फीस रखी नहीं है, 150 रुपये वो पूरे आपका सीरीज का है, ना कि एक का, बल्कि 150 रुपये ओवरऑल है। बहुत ही कम, हमने उतना ही पैसा रखने का प्रयास किया है जितने में हर बच्चा उसे खरीद पाए। उसमें बहुत ज्यादा आपका पैसा या बहुत ज्यादा मतलब जो आपका पेमेंट है वो रखी नहीं है, तो इसी वजह से हमने उसे कम रखा है, ताकि हर बच्चा उसे अफोर्ड कर पाए। तो आप वहां से कर सकते हैं। बाकी YouTube पर तो हमारी श्रृंखला चल ही रही है, वो हम एक्सप्लेन करते ही हैं। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन विद्वान थे। कनिष्क, इनमें से कनिष्क के समकालीन कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष। बाणभट्ट आपको पता है बाद में आया था हर्षवर्धन के समय, अश्वघोष तो था। कंबन आपका दक्षिण से संबंधित है। नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, ये बिल्कुल सही है। नागार्जुन समकालीन थे, अश्वघोष समकालीन थे, वसुमित्र, ये तीनों ही बौद्ध विद्वान हैं जिन्होंने बहुत सारे आपके ग्रंथों की और बौद्ध सिद्धांतों की रचना करी है। और 3 के 3 आपके जो कनिष्क है कुषाण वंश का शासक, उसके समकालीन थे। और इसमें अगर आप देखें तो कालिदास आपके बाद में आए हैं, जो गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के थे। बाणभट्ट आपका हर्षवर्धन के समय के हैं। अश्वघोष इसका ठीक है। कालिदास आपका यही वाला ऑप्शन हो गया। वसुमित्र आपका ठीक है। ये तो इनकी अध्यक्षता में, तो अश्वघोष और वसुमित्र की अध्यक्षता में तो कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति कराई थी, और नागार्जुन को कुछ बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए इन्होंने चीन भेजा था। और नागार्जुन ने जो शून्यवाद है बौद्ध धर्म में, उसकी रचना भी की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? ए चित्रा, बी कपाल कुंडला, द कोर्ट डांसर है, द कोर्ट डांसर, चित्रांगदा। इसमें से रविंद्रनाथ टैगोर की कृति कपाल कुंडला नहीं है, ये बंकिम
बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, जो भी लिखते हैं, ठीक है, दोनों चीजें लिखी जाती हैं, चटर्जी भी और चट्टोपाध्याय भी। तो ये कपाल कुंडला इनकी पुस्तक है, बाकी तीनों रविंद्रनाथ टैगोर की हैं। अगला क्वेश्चन है, पिंडारियों का दमन किस गवर्नर ने किया था? पिंडारी महाराष्ट्र के क्षेत्र में बहुत घातक लड़ाकू जनजाति थी, अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था इन्होंने, अंग्रेजों के आपके खजानों को लूट लेते थे, उनके क्षेत्रों में कर उगाही तक कर देते थे। तो इन पिंडारियों का जो दमन किया था वो किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसके समय में आपका सिंगोली की संधि भी है, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही आपका जो आंग्ल नेपाल युद्ध है, आंग्ल गोरखा युद्ध, वो हुआ था। और जो हमारा उत्तराखंड है, इसमें जो सिंगोली की संधि हुई है नेपाल से लेकर के गोरखों से, वो इसी के समय हुई थी आपके। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है, वारेन हेस्टिंग्स नहीं, वारेन अलग है, वो तो पहले आ गया था। सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्र भारत को किसने मान्यता नहीं दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने जो स्वतंत्र भारत सरकार बनाई थी, जापान की तो मान्यता ही थी क्योंकि जापान की ओर से लड़ रहे थे, जर्मनी की भी थी, इटली की भी थी क्योंकि इटली जर्मनी वाले गुट में था, अमेरिका की मान्यता नहीं थी क्योंकि ये मित्र राष्ट्र में था। क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज लड़ रही थी वो आपके फ्रांस और इंग्लैंड के विरुद्ध, रूस के विरुद्ध लड़ रही थी, और उस गुट में अमेरिका भी सम्मिलित था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो इसने समर्थन नहीं दिया। बाकी ये तीन एक तरफ थे, तो इन तीनों का समर्थन आजाद हिंद फौज के, जो आपका आजाद हिंद फौज जापान के लिए लड़ी थी, बल्कि इन राष्ट्रों की तरफ से लड़ी थी। इस वजह से सुभाष चंद्र की जो आजाद स्वतंत्र भारत सरकार बनाई थी उन्होंने, उसे भी इन्होंने मान्यता प्रदान कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के निर्माण से संबंधित है, हिमालय का निर्माण किससे संबंधित है? तो इसमें आपका भू प्रॉपर्टी का वलन नहीं, क्योंकि भू प्रॉपर्टी में वलन के कारण इतनी ऊंची पर्वत श्रृंखला नहीं बन सकती है, बनती है भू प्रॉपर्टी में वलन से भी। लोयस निक्षेप के कारण, लोयस आपका रेगिस्तान के किनारे पर जो धूल मिट्टी के जमाव से बड़े बड़े मैदान बन जाते हैं, उनको लोयस बोलते हैं। लोयस का जमाव भी नहीं है। भू संतति में वलन, यानी कि भूगर्भीय जो प्लेटें हैं उनमें आपका क्या आया, जो वलन आया, यानी कि उनमें जो आपका टेढ़ा मेढ़ापन आया और टकराहट के कारण वो आपके ऊपर जाकर के उसमें जो मोड़ पैदा हो गए, उसके कारण हिमालय पैदा हुआ है। भू प्रॉपर्टी में भ्रंशन के कारण भी नहीं, भंस पर्वत नहीं है बल्कि वलित पर्वत है, तो वलित पर्वत में भी कौन सा वाला है, भू संतति में वलन के कारण। अगला, धौलाधार और पीर पंजाल, धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियां किस हिमालयी श्रेणी में है? धौलाधार और पीर पंजाल बृहद हिमालय, मध्य हिमालय। धौलाधार पीर पंजाल किसमें है? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की श्रेणियों को बांटा गया है, सबसे ऊपर पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर, उसके बाद आपका कुल्लू से लेकर के हिमाचल प्रदेश का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं आपका धौलाधार श्रेणी। फिर आपका उत्तराखंड का जो मसूरी वाला क्षेत्र है उसे बोलते हैं नाग टिब्बा। फिर आपके जो रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल की श्रेणियां हैं। उसके बाद है आपका लास्ट में महाभारत श्रेणी, जो नेपाल की काठमांडू घाटी तक जाती है। तो ये मध्य हिमालय के अलग अलग भाग हैं। जो पूरब से मध्य हिमालय, वैसे जो आपका बृहद हिमालय है वो तो नेपाल की तरफ ऊंचा है, मतलब पूरब की तरफ ऊंचा होता है। जो बृहद हिमालय है वो पश्चिम की तरफ ऊंचा है, मतलब अगर हम कुमाऊं, गढ़वाल और आपका हिमाचल से जम्मू कश्मीर की तरफ जाएं तो मध्य हिमालय पश्चिम की तरफ बढ़ेगा। कुमाऊं से ऊंचा गढ़वाल में, गढ़वाल से ऊंचा हिमाचल में, हिमाचल से ऊंचा, क्योंकि पीर पंजाल इसमें सबसे ऊंची है मध्य हिमालय में। उससे नीचे धौलाधार है, फिर नाग टिब्बा है, फिर मसूरी रानीखेत की श्रेणियां है, फिर महाभारत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक झील आंध्र प्रदेश में है? कौन सी एक झील आंध्र प्रदेश में है? तो इनमें से जो आपका कोलेरू, अष्टमुदी, बेमनाथ और पवाई झील दे रखी है, ये तो महाराष्ट्र में है, बेमनाथ आपका केरला में है, अष्टमुदी भी केरला में है, कोलेरू झील है यहाँ, ये वाला सही होगा। आंध्र प्रदेश में कौन सी है? कोलेरू झील। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक टीक की लकड़ी पाई जाती है? टीक की जो लकड़ी होती है वो आपके सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है मध्य प्रदेश में। टीक के जो पेड़ हैं वो आपके कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। क्योंकि वैसे भी पेड़ों के मामले में सर्वाधिक पेड़ भारत में कहाँ है? प्रतिशत के हिसाब से नहीं, संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा पेड़ मध्य प्रदेश में। संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? संसद का सदस्य न होते भी संसद को संबोधित करने का अधिकार,
भारत के अटॉर्नी जनरल का, भारत के मुख्य न्यायाधीश का, भारत के सीएजी का, भारत के निर्वाचन आयुक्त का। देखो, इसमें से भारत की संसद की बैठक में भाग लेना और उसे संबोधित करने का अधिकार भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, एजी बोलते हैं, एजी, अनुच्छेद 76 में जिसका उल्लेख है, ये भारत के संसद के किसी भी आपके सदन में बैठक में भाग ले सकता है, उसे संबोधित कर सकता है, परंतु वहां जो आपका मत होता है किसी विभाजन पर, किसी आपके चीज पर मत जो दिया जाता है विधेयक पर, वो मत नहीं दे सकता है, वोट नहीं दे सकता। संसद में जो विधेयकों में वोटिंग होती है वो नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय की वह रिट जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए जारी की जाती है, प्राधिकार को रद्द करना, जैसे किसी ने किसी संवैधानिक पद पर जबरदस्ती का अतिक्रमण कर लिया। मान लो कोई आपका जिला अधिकारी है, उसकी कुर्सी पर कोई बैठ गया है और उतर नहीं रहा है, जबकि वो उसका अधिकारी नहीं है, तो उसको उतारने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करती है उसे अधिकार परीक्षा कहा जाता है। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है जबरदस्ती किए गए अतिक्रमण को हटाना, किसी सरकारी या फिर संवैधानिक पद पर जो अतिक्रमण कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का किसका अधिकार है? किसी भी क्षेत्र को, भारत के किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, किसी क्षेत्र विशेष को अनुसूचित यानी कि शेड्यूल्ड, चाहे वो कास्ट को लेकर के हो, चाहे वो आपके ट्राइब को लेकर के हो, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित यानी कि भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में आपका स्थान दिलाने का जो पूर्ण अधिकार है वो है भारत के राष्ट्रपति का। इन क्षेत्रों के लिए वो अपनी तरफ से अनुसूचित घोषित कर सकता है, उन्हें कुछ भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है। क्या नहीं है? सामाजिक आर्थिक न्याय, बिल्कुल है। राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाएगा, यह आपका अनुच्छेद 38 में भी बोला है, लोक कल्याण में अभिवृद्धि, उसका मतलब यही होता है। 39 में भी बोला है। शिशु एवं महिला कल्याण, ये भी आपका इसी में है। 42 में आपको पता है महिलाओं के कल्याण के लिए, समझ गया ना। 46 में आपके शिशुओं के कल्याण के लिए व्यवस्था है। वनों का संरक्षण, ये भी आपका क्या है, आपका 48A में वनों का संरक्षण की बात है। अभिव्यक्ति की स्वायत्तता यानी कि अभिव्यक्ति की स्वायत्तता दिलाना राज्य का काम नहीं है, वो तो मौलिक अधिकार है, व्यक्ति को मिला है, वो राज्य के विरुद्ध भी है। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या स्वायत्तता आपका मौलिक अधिकार है, ना कि नीति निर्देशक तत्व। अवमूल्यन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? अवमूल्यन का मतलब होता है अपनी मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में गिरा देना। जैसे मान लो अमेरिका का डॉलर का मूल्य $1 बराबर 80 रुपया है, तो अमेरिका की डॉलर $1 में वह चीज यहां 80 रुपए की कोई भी चीज भारत में वो खरीद सकता है। मान लो इसका अवमूल्यन कर ले, $1 की जगह हम देना शुरू कर दें 120, तो अमेरिका $1 में भारत की वह चीज खरीद सकता है जो यहाँ 120 रुपए में आ रही है, तो उससे 40 रुपए का फायदा हो गया $1 में। तो उसकी मुद्रा के मूल्य, हमारी मुद्रा का मूल्य गिरा, तो क्या होगा, अमेरिका हमारे यहाँ से ज्यादा खरीदारी करेगा, ज्यादा खरीदारी करेगा तो हम भेजेंगे यानी कि निर्यात करेंगे। तो अवमूल्यन कभी कभी किसके लिए किया जाता है? निर्यात को बढ़ाने के लिए, लेकिन एक सीमा तक, क्योंकि अगर हमारा निर्यात कम है और आयात बहुत ज्यादा है तो फिर हमारे लिए उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के $1 को खरीदने के लिए, तेल खरीदने के लिए हम क्या 120 रुपया खर्च करेंगे, इससे हमारा उधारी चले जाएगी। भारत की स्थिति बहुत खराब है, आयात बहुत ज्यादा करता है, निर्यात बहुत कम करता है, इसीलिए हमारी मुद्रा का जितना अवमूल्यन होगा हमारा देश उतना ही लॉस में जाएगा। यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपया जितना नीचे गिरेगा, ये सोच लेना कि वो देश उतना ही खराब होगा। समझ गया ना? ये नहीं कि क्या आपके इसमें तर्क दिए जाते हैं, आजकल तर्क भी दिए जा रहे हैं कि इससे निर्यात बढ़ता है। निर्यात बढ़ने का मतलब हमारा निर्यात आयात की तुलना में बहुत कम है। निर्यात बढ़ने से जितना हमें लाभ नहीं होगा, उससे कई गुना ज्यादा हमें हानि हो जाएगी आयात के समय। इसीलिए आपके जब हमारा निर्यात बहुत ज्यादा होता है और आयात बहुत अल्प होता है, ऐसी स्थिति में अवमूल्यन करें तो निर्यात और बढ़ जाएगा, जिससे हमें लाभ ज्यादा होंगे, हानियां कम होंगी। तो एक्चुअल में यही किया जाता है। अभी तो किया नहीं जा सकता है, व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में है ही नहीं, हम आयात बहुत ज्यादा करते हैं, निर्यात बहुत कम करते हैं। कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है।
अप्रत्यक्ष कर क्या है इसमें? उत्पाद शुल्क क्या है? अप्रत्यक्ष कर, एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि जैसे किसी ने बिस्किट बनाया तो उस पर थोड़ी, बनाने वाले पर थोड़ी टैक्स लगता है। टैक्स तो लास्ट में जो बिस्कुट खाने के लिए दुकान से खरीद के लाता है, बिस्किट का टैक्स उसे पेड करना होता है, ना बेचने वाले को टैक्स पेड करना होता है, ना बनाने वाले को। तो उत्पाद शुल्क मतलब बनाने वाला। सेवा कर मतलब सर्विस टैक्स। जैसे सेवा कर, आप क्या किसी कंपनी का आपका सिम यूज कर रहे हैं तो सर्विस टैक्स तो लगा है मान लो एयरटेल कंपनी पर या जियो कंपनी पर, लेकिन पेड कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष हुआ, जिसपे कर लगाया है वो टैक्स पेड करने की बजाय आप पे भारित कर देता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप 50 रुपए का रिचार्ज करते हो तो 140 से मिलते हैं, 9 रुपया आपने पेड करा, कंपनी लगाया किसने था? सरकार ने कंपनी पर, पेड किसने करा? आपने। तो इसका मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष कर। सीमा शुल्क क्या है? अप्रत्यक्ष कर। जैसे ही आप किसी माल को सीमा को पार कराते हो तो उस पर जो भी आपका कस्टम ड्यूटी लगती है, सीमा शुल्क लगता है, वो आपका उसको तो पेड कर देता है, लेकिन वो ऐड कर देता है उसके मूल्य में, वो उपभोक्ता ही को ही चुकाना होता है। जो दे रहा है वो दूसरे से ले लेगा अपनी जेब में, देने का भार उपभोक्ता पर आ जाता है। तो कर लगता किसी और पर है और लास्ट में चुकता कोई और करता है। उपहार शुल्क, 50,000 से ऊपर का अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है तो उस पर टैक्स भी आप ही दोगे। जैसे सचिन तेंदुलकर की फेरारी का मामला हुआ था, माइकल शुमाकर ने फेरारी गिफ्ट करी थी, तो उसमें सचिन तेंदुलकर की बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि उन्होंने टैक्स जमा नहीं करा था। 7 करोड़ की कार थी और उस पर लगभग आपका 30% टैक्स था। तो 7 या 21, 2 करोड़ 10 लाख रुपया टैक्स देना था उस पर उन्होंने उपहार समझ कर रख लिया। बाद में पता चला कि उपहार कर तो देना ही होता है 50,000 से ऊपर, क्योंकि आपको लेन देन करते हो तो किसी को पता नहीं चलता। बड़े पैमाने पर कोई होती है तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। 7 करोड़ की चीज किसी ने गिफ्ट करी है, हल्ला तो होगा ही। तो उसमें क्या होता है, जो गिफ्ट लेगा वही उसका टैक्स भी चुकाएगा। तो जो जिस पे टैक्स लगा है वही चुका रहा है, तो वो क्या है? प्रत्यक्ष कर। जैसे इनकम टैक्स आप कमा रहे हो, आप पे लगेगा, आप ही चुकाओगे, किसी और पर उसे भारित नहीं कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में कौन सी प्रदूषक धातु निकलती है? जो आपके वाहन होते हैं, मोटर गाड़ियां होती हैं, उनमें जो धुआं होता है उनमें कौन सी हानिकारक धातु निकलती है? तो वो होता है लेड। कौन सा? लेड। सीसा, ये सबसे हानिकारक है, जो हमारे श्वसन तंत्र, हमारे फेफड़ों, हमारे लीवर, हमारी किडनी, हमारे आपका जो हृदय होता है उसके लिए काफी घातक होता है, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव आपके पदार्थ हैं। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी हमारी पृथ्वी पर रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, उनकी आयु समाप्त होने पर, रेडियो एक्टिविटी समाप्त होने पर हर कोई क्या बन जाता है? लेड बन जाता है। तो काफी असरकारक फिर भी रहता है वो, इसीलिए ये इसका सही आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है? ऊष्मा, जिसमें ऊष्मा एकदम आपका क्या करती है? प्रसारित होती है, मतलब सुचालक है जिससे ऊष्मा एकदम होकर के गुजरती है, वो पारा। इसीलिए तो तापमापी में पारे का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा ना कि जो आपका थर्मामीटर होता है उसे मुंह में रखने तक 1 मिनट में क्या होता है? पारा गर्म होकर के खिसक जाता है। अगर पानी होता तो इतनी देर में गर्म ही नहीं होता, तो वो सरकता कैसे? इसीलिए पारे को यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर, ऊष्मा की सुचालकता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। थोड़े में ही आपका ये गर्म हो जाता है, थोड़े में ही ठंडा हो जाता है। इस वजह से जल्दी ऊपर भी चढ़ता है, जल्दी नीचे भी आता है। अगला क्वेश्चन है, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? दो अलग अलग नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? ये कह रहा है ये। तो वो कंप्यूटर कहलाता आपका गेटवे। क्या कहलाता है? गेटवे। सर्वर मुख्य कंप्यूटर को बोलते हैं। लिंक शब्द का प्रयोग यहां नहीं होता है। नोड अंतिम कंप्यूटर को बोला जाता है, ये आपका गेटवे कहलाता है। कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी है। कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी, जो कंप्यूटर में शुरुआत से ही शुरू कर दी जाती है, जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम, जिसमें हम बदलाव कर भी नहीं सकते, ना तो मिटा सकते हैं ना ही ऐड कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है। कंप्यूटर प्रणाली में जो आपका विस्तार क्षमता है, उसे जो एक्सटेंड करता है, वो है आपका स्लॉट्स। क्या बोलते हैं उनको? स्लॉट्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लो लेवल लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज मतलब जिसे आपका कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए आर्म, जैसे आपका असेंबली लैंग्वेज है, ये क्या है? लो लेवल लैंग्वेज। फोर्ट्रॉन है, जावा है, कोबोल है,
ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। इसे हमने अपनी समझ के हिसाब से तैयार किया या आपके कंप्यूटर की अपनी समझ के हिसाब से। अगला, इसमें काम करना थोड़ा कठिन है, इनमें काम करना थोड़ा आसान है। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? तो ये श्रृंखला दी है 40, 60, 47, 53, 54। तो इसमें आपका श्रृंखला ऐसे बनी है, देखो। तो हम अगला पद इसका रखेंगे। 40 में 7 जोड़ा 47, 47 में 7 जोड़ा 54। अब 60 से 53 -7, तो यहां भी -7 करते हैं, तो ये आ जाता है 46। तो इसका सही आंसर होगा 46। अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में SKIP को RIFL लिखा जाता है, तो KY KZ को क्या लिखा जाएगा? तो S को क्या लिख रहा है? R, तो -1 लिख रहा है, तो K का -1 क्या होगा? S को लिख रहा है R, यानी कि -1। K को लिख रहा है I, K को लिख रहा है I, K को I -2। I को लिख रहा है F, 1 2 3 -3। और P को लिख रहा है L, 1 2 3 4 -4। तो ये श्रृंखलाबद्ध तरीके से बढ़ रहे हैं। तो हमने जो ये शब्द है K Y K Z, -1 -2 -3 -4 करना है। K का -1 क्या हो जाएगा? J, Y का -2 क्या हो जाएगा? W, और फिर क्या है? K का -3 क्या हो जाएगा? 1 2 3 H, और Z का -4 क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 V। JWHV, JWHV, यानी कि इसका सही आंसर होगा D। माइनस 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 बढ़ता जा रहा है। प्रश्न संख्या 23, कुछ आकृतियां दी गई हैं। इन आकृतियों को आपका क्रमबद्ध तरीके से सजाना है। तो इसमें देखो, ये जो आकृति है, ये आकृति है, ये आकृति, ये प्रश्न आकृति, अगली क्या आएगी कह रहा है, यानी कि श्रृंखला क्या बनेगी, ये उत्तर आकृतियां। अब इसमें देखो 2 त्रिभुज हैं, 2 प्लस है, एक क्या है, बीच में आयत है, वर्ग है। तो यहां पर आपका, यहां आयत है, यहां आयत है, बीच में ये अलग आकृति। यही आकृति सेम देखो यहां आ गई है, लेकिन बीच की चीज तो बीच में ही रही, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। और इसको देखो, ये इसका ऑपोजिट हुआ है। तो अगली आकृति अब क्या होगा? इसका ऑपोजिट। अगली आकृति इसका ऑपोजिट, यानी कि क्या बनेगा बताओ? ये जो है ये ऊपर चले जाएंगे, आयत बीच में, प्लस नीचे। तो ऐसी आकृति कौन सी है? ये वाली। तो ये श्रृंखला बनेगी, इसका ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, यदि 2 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी? ये एक ही पासा है, इसकी 2 स्थितियां। अब इसमें आप हमेशा पासा करते समय ये ध्यान में रखिएगा कि पासा घुमाना कैसे है। देखो यहां 3 है, यहां भी 3 है, यानी कि पासे के इस फेस को हिलाया ही नहीं गया है, घुमाया ऐसे गया है। जब ये 6 यहां रहा होगा तो 2 रहा होगा नीचे, 6 गया ऊपर, 2 आ गया यहां, और जब 2 गया इधर तो 6 आ गया यहां। तो इसका मतलब इसके पीछे क्या है? 1। क्या है पीछे? 1। इसके आकृति के पीछे क्या है? 1 आ जाएगा। तो इसके ठीक ऑपोजिट में 2 के 1 होगा। अगला क्वेश्चन है, श्री और श्रीमती गोपाल की 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? गोपाल, श्री गोपाल है एक है उनकी पत्नी, 3 है उनकी बेटियां, और 1 है उनका बेटा। तीनों का एक भाई है, कहने का मतलब यह है कि एक भाई, तीनों का ही तो भाई हुआ। तो टोटल कितने मेंबर हुए उनके परिवार में? 6 मेंबर हुए। ये आपके 25 क्वेश्चन हैं। आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अधिक से अधिक इस प्रश्न पत्र को, ये जो आपका प्रश्न पत्र है, इसमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए,
और सब्सक्राइब तो आपने करा ही होगा चैनल को, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बाकी आप जो इस सीरीज को कर रहे हैं, आपके लिए हम इस सीरीज को लगातार जारी रखेंगे। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, आप कमेंट जरूर करिएगा। जहां पर हमारी कोई गलती हो जाती है वहां पर हम तुरंत उसमें सुधार करते हैं। आप ये मत सोचिएगा आपको हम 1000 चीजें दे रहे हैं, एक चीज या दो चीज में कभी गलती होना एक मानवीय आपका गलती है। ये मत समझ लीजिएगा कि आपको 1000 चीजें मिल रही हैं तो उसमें से एक आध चीजें भी गलत नहीं होंगी, क्योंकि मानवीय आपके कई बार टाइपिंग की गलती हो जाती है, कई बार हमारी प्रश्न पत्र बनाते समय चीजों को लेकर के फैक्चुअल गलती हो जाती है, तो वो कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं। आप उसमें डिस्कशन करें, आप उसको कमेंट बॉक्स पर डालें, लेकिन आप सही ऑथेंटिक स्रोत से जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उसे डालें। ये नहीं कि आप हवा में कुछ भी लिख देते हैं, सही को भी गलत लिख देते हैं। सही चीज से पढ़िए, आप एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़िए, वहां से आप पढ़ करके आप अगर अपना एक्सक्यूज दोगे तो हम उसमें चेंज जरूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट को नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं, सुधार भी करते हैं। तो हमारी ये सीरीज जारी रहेगी। बाकी जो टेस्ट सीरीज है उसे आप पेड टेस्ट सीरीज उसे आप करिए, आपको उसका बहुत लाभ मिलेगा। एसएस जो हमारा स्टडी का चैनल है ऐप, उसे डाउनलोड कीजिए। अब उसमें पेपर पढ़ना शुरू हो गया है, हर चौथे दिन हम उसमें एक पेपर डाल देंगे। आने वाले 90 दिनों में ये सोच लीजिए कि आपके पास हम 20 से अधिक पेपर उपलब्ध करा देंगे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। 150 नंबर का जो सिलेबस है उसको पूरा फुलफिल करते हुए हमने तैयार किया उसे। तो एसएस स्टडी का ऐप जो है उसे डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मैं आज लिंक उसका बदलवा दूंगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उस लिंक से नहीं हो रहा है, तो उसमें नया लिंक डलवा दूंगा। धन्यवाद।